हेलो दोस्तों, वेलकम विद हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको आपको एक लाइन में बताऊं तो अभी तक जितना एक्ट आपने पढ़ा है, हम लोग ने पढ़ रखा है, अगर उसको आप इस एक्ट से कंपेरिजन करोगे तो इसकी जो पावर है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे रूल है जो तब के ज़माने में बनाए गए थे और अभी भी फॉलो हो रहे हैं। मतलब आपने आईपीसी का नाम सुना होगा, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। वो जो कानून है वो इसी एक्ट के तहत पास किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो मुजरिम लोग होते हैं उनको सजा दी जाती है इंडियन पेनल कोड के तहत। तो कहने मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसमें पॉइंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, पॉइंट्स भी अच्छे हैं और ज़्यादा पॉइंट्स भी हैं। तो जैसे वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, पेशेंस बना के पढ़िएगा, इंटरेस्ट बना के पढ़िएगा। बोर मत होइएगा कि 2 ही पॉइंट पढ़ा, बस मज़ा नहीं आ रहा, बस पॉज कर दिया। ओके, अच्छे से पढ़िएगा। आपने एक लाइन सुनी होगी, द हार्डेस्ट टेस्ट इन लाइफ द हैविंग पेशेंस टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। ओके, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, पेशेंस से पढ़ेंगे और आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं और कमेंट भी ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, जैसे हर एक्ट में बताती हूँ मैं कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब आपको क्या, मैम हमेशा हर एक में यही बोलती हूँ कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो आपको याद होगा जो 1813 में हमने पढ़ा था, 1813 में पहले पॉइंट क्या था कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब आप 1813 से 1833 तक जोड़ डालिए तो आपको दिखेगा कि ये 20 साल जो है इसका कंप्लीट हो गया। अब जब 20 साल लाइसेंस का कंप्लीट हो गया कंपनी का, तो पहले तो कंपनी को लाइसेंस देना पड़ेगा ना काम करने के लिए आगे, कि उसका काम तो आगे बढ़े, तभी तो उसका और आगे मैनेजमेंट होगा। तो जो पहला इसका काम हुआ वो यही हुआ कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, मतलब उसको लाइसेंस दे दिया गया, क्या अब 20 साल अभी और आप बिजनेस कर सकते हो। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कंपनी के कार्यकाल को 20 साल का अधिकार और दे दिया गया, 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन बोल तो रही हूँ पूरा, तो आप भी लिखिए साथ में। ओके, सेकेंड जो है वो ये है कि पहले क्या होता था कि बंगाल में जो गवर्नर जनरल था उसको सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। कहाँ का सिर्फ उसका बंगाल गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट उठ के आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था कौन था भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो आपने लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसका कार्यकाल था मे बी 1828 से 1835 तक। हाँ, 1828 से 1835 तक उसका कार्यकाल था। और उसका जो शासन था 1828 से 1835 तक वो काफ़ी अच्छा शासन था, क्योंकि उसने बहुत सुधार किए थे। जैसे सामाजिक में बहुत सुधार किए। सामाजिक में उसने 1829 में राजा राम मोहन साथ में मिलकर सती प्रथा का अंत किया था, 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। इसी तरह उसने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए, बहुत सारे शैक्षणिक सुधार किए। शैक्षणिक सुधार में लॉर्ड मैकाले के साथ उसने शैक्षणिक व्यवस्था बनाई थी। ठीक है, तो बहुत वित्तीय सुधार किए, सरकारी पदों के लिए बहुत सुधार किए। काफ़ी अच्छा शासन था उसका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, कार्यकाल कितना था, 1828 से 1835 तक। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड विलियम, नोट डाउन, बेंटिक, आप भी नोट कर लीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल था ऑफ इंडिया। ओके, ये बात समझ में आई। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है, देखो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, अब इसके बाद क्या गया, जो छोटे छोटे प्रेसिडेंसी थी, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और मुंबई प्रेसिडेंसी थी, पहले क्या था कि जो जितने प्रेसिडेंसी थे उनको ये अधिकार था कि आप अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकते खुद से अपने समझ से कि किस क्षेत्र के लिए कैसा कानून बनाना चाहिए, किस जगह पे कैसा कानून पास होना चाहिए। मतलब आपके पास ये राइट है कि आप अपने क्षेत्र के लिए कानून, अपना जो लॉ है उसको पास कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि
जो इनकी ये शक्ति थी कानून बनाने की कि अपने क्षेत्र के लिए कानून बना लें, ये बना सकते हैं, उसको वापस ले ली गई। क्योंकि अब ये सारी जो प्रेसिडेंसी थी छोटी छोटी, इनको भारत के अंडर कर दिया गया, क्योंकि बंगाल गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसलिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी के अंडर में पूरा भारत आ गया। छोटे छोटे क्षेत्र से जो मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, ये सब थे ना, तो जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनके पास जो ये अधिकार था कानून बनाने का, उसको वापस ले लिया गया 1833 की चार्टर एक्ट के तहत। अब इसको अपने आप से क्वेश्चन में घुमाइए जरा से कि किस एक्ट के तहत जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास, मुंबई, इसके कानून बनाने की शक्तियों को वापस ले लिया गया। तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ओके, रिमेम्बर इट। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, मद्रास और मुंबई। मद्रास और मुंबई की जो विधि बनाने की शक्ति थी, विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया, ठीक है, वापस ले लिया गया या खत्म कर दिया गया, कुछ भी वापस ले लिया गया। ये हमारा 4 पॉइंट हो गया, ओके। अब देखो, जब इनकी शक्ति को वापस ले लिया गया, अब जब गवर्नर जनरल से बंगाल के गवर्नर जनरल को उठा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, प्रेसिडेंसी की शक्तियों को अपने मतलब वापस ले लिया गया, तो अब क्या किया गया कि जो देश की शासन प्रणाली थी, देश की शासन व्यवस्था थी, उसका सेंट्रलाइजेशन किया गया। एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या समझेंगे, केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण किया गया मतलब अब सारी जो कानून व्यवस्था बनती थी उसका एक केंद्र बनाया गया कि अब यहीं से जो कानून बनेगा, जो पास होगा कानून भारत में, वो यहीं से पास होगा। जितने जो विधि सदस्य लोग हैं वो यहीं पे आके डिस्कस करेंगे और कानून पास करेंगे, और वही कानून सारे क्षेत्र पे फॉलो होगा। वो चाहे कोई प्रेसिडेंसी हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे कंपनी हो, उसी को फॉलो करेगा, ठीक है, उसी कानून। मतलब एक तरीके से कानून को इकट्ठा ला के रख दिया गया, उसको सेंटर में ला के रख दिया गया। इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीयकरण। सारी चीज को उठा के एक जगह पे रख देना, केंद्रीयकरण। ओके, केंद्रीयकरण मतलब क्या है, मान लो ये क्षेत्र है पूरा, इस पूरे क्षेत्र की शक्तियों को उठा के बीच में ला के रख देगी, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। समझ में आया बात, ओके। तो मैं ये लिख दूं, लिखा नहीं मैंने, जो देश की शासन व्यवस्था थी, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया, शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया, ओके। ये हो गया हमारा 5 पॉइंट हो गया। देख लीजिए एक बार, फर्स्ट पे क्या था, कंपनी कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरे पे क्या था, बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरे पे भारत का पहला गवर्नर जनरल लाल विलियम बेंटिक था। चौथा, मद्रास मुंबई को विधि बनाने की शक्ति उसको वापस ले लिया गया। और पांचवा, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया, ओके। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। अब हम छठे पॉइंट बात करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल थी और उसकी परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद थी। गवर्नर जनरल की परिषद में पहले 4 लोग थे, लेकिन 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट के तहत परिषद की संख्या घटा के 3 कर दी गई थी ना। आप एक बार जाके बैक होकर दिमाग को जरा बैक करिए, घुमाइए और पढ़िए जाके कि 1784 में कौन कौन से रूल आए थे। तो उसमें आपको एक रूल दिखेगा कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य थे, उनकी संख्या को हटा के 3 कर दी थी। क्यों 3 कर दी गई थी, क्योंकि वोटिंग नहीं सही से हो पा रही थी। वोटिंग क्या नहीं से, जैसे गवर्नर जनरल कोई रूल पास करता तो 3 लोग, मान लो 3 लोग ऐसे थे कि वो कहते थे कि जो भी ये रूल पास करेंगे गवर्नर जनरल, हम उसके अगेंस्ट में ही रहेंगे हमेशा, तो रूल पास नहीं हो पाता था। इसलिए कम कर दिया गया कि अब जो भी रूल बनेगा उसका जो वोटिंग होगा वो सही से हो जाएगा, वो रूल पास हो जाएगा। आप मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट सही हो जाएगा। आप एक बार पीछे जाके पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि गवर्नर जनरल की परिषद में 3 लोग तो थे ही। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक सदस्य को नियुक्त किया गया, चौथे सदस्य को नियुक्त किया गया। उस सदस्य का सिर्फ काम था कि गवर्नर जनरल को विधि के रूप में सलाह दे, मशवरा दे। सिर्फ विधि से रिलेटेड, मतलब विधि में कानून, लॉ, नियम, तो उसी से रिलेटेड सलाह दे। बाकी उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन गवर्नर जनरल की मीटिंग में शामिल होने का अधिकार था, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। उसको एक तरीके से सिर्फ विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था गवर्नर जनरल की परिषद में। जो पहले 3 थी, अब इसको 4 कर दिया गया, ओके। तो गवर्नर जनरल की परिषद में समझ रहे, काउंसिल। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में 3 पहले से थे। चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, विधि सदस्य। अब ये विधि सदस्य था कौन, आप बताइए, ये विधि सदस्य था कौन, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। तो आपने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकाले, सुना नहीं?
तो जो चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त की गई, चौथे सदस्य जो विधि सदस्य था जिसकी नियुक्त की गई वो था लॉर्ड मैकाले। पहला कानून विशेषज्ञ जो था वो लॉर्ड मैकाले था, जिसको गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, लॉर्ड मैकाले। इसने शिक्षा पे काफ़ी सुधार किया था। इसने अंग्रेजी शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया था भारत में, कि जो इंग्लिश कल्चर है वो जो इंडियन कल्चर से काफ़ी बेहतर है। बेहतर क्योंकि इंडियन कल्चर में क्या होता था कि सामाजिक कुरीतियाँ बहुत थी, जात पात का भेदभाव बहुत था, ऊंच नीच का, और धर्म से रिलेटेड बहुत सारी जैसे बाय आडम्बर से। और इंग्लिश कल्चर में ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लिश कल्चर में एवरीथिंग इज इक्वल, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसने इंग्लिश कल्चर को ज़्यादा बेहतर बताया था हिंदी के कल्चर के अकॉर्डिंग। तो इसने शिक्षा पे काफ़ी सुधार किया भारत में आने पर। तो लॉर्ड मैकाले, तो जो पहला विधि सदस्य था, मैं लिख दे रही हूँ, पहला विधि सदस्य था जो वो था लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, समझ में आया। अब लॉर्ड मैकाले का नाम है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा 7वां पॉइंट है, ये कि 1835 में 1834 में ये इसी एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का मतलब क्या समझ रहे हैं? विधि आयोग मतलब विधि आयोग का गठन, विधि आयोग में गठन में वही लोग रहते थे जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हो गए हों, और जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हों, बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ हों, कानून विशेषज्ञ हों, वही लोग रहते थे सदस्य में। और वो जो कानून पास होता था, शासन व्यवस्था, जो देश की शासन प्रणाली, सेंट्रलाइजेशन भी हमने बात की, सेंट्रलाइजेशन पे जो कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करती थी उस पर एक तरीके से डिस्कस होता था कि क्या ये कानून सही है और क्या इसमें सबको बराबर का समानता मिल रहा है, जो ये कानून पास होने वाला है इसमें सबको समानता मिल रही है। कभी कभी ऐसा होता था कि कानून जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करते थे वो सिर्फ ब्रिटिश के लिए होता था, उसमें इंडियन जो होते थे वो बहुत नीचे दब जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो इसी कानून पे, इसी कि क्या बेहतर है क्या नहीं, अच्छा कौन सा एक्ट जो कौन सा कानून पास किया गया वो सही है, कौन सा नहीं सही है, इसी पे डिस्कस होता था। तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो किया गया वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। ये भारत में प्रथम 1834 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की। अभी एक बात और आए, अभी क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? देन योर राइट आंसर इज 1955 में, 1955 में MC सीतल वार्ड थे, MC सीतल वार्ड की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। ओके, समझ में आया? 1955 में MC सीतल वार्ड की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत में विधि आयोग का गठन किया गया। और ये जो पहली बार भारत में, तब भारत स्वतंत्र नहीं था, 1834 में इस 1833 के एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था पहली बार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो ये 2 पॉइंट आप भूलिएगा नहीं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, याद करिएगा अच्छे से। तो 1834 में पहली बार भारत में विधि आयोग का गठन किया गया, पहली बार, सॉरी, भारत में विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में जब पूछे कि भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो 1834 में। और जब पूछे कि स्वतंत्र भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो 1955 में MC सीतल वार्ड की अध्यक्षता में, और जब स्वतंत्र नहीं था तो लॉर्ड मैकाले। ओके, इतना समझ में आया? ये हमारा 7 पॉइंट हो गया। अब 8वें पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए, समझ, ये विधि आयोग का गठन हो गया। अभी जैसे मैंने बताया था कि कानून कैसे बनता है, मतलब कैसे विधि आयोग में कैसे डिस्कस होता है कानून पे। तो पहले जो था कि जो कानून पास होता था, रूल ऐसे थे कि जो कंपनी के अधीन सरकारी पद थे उस पर एक हिसाब से जो ब्रिटिश लोग ही होते थे उनकी नियुक्ति होती थी। कैसे? वो लोग जात के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और भेद मतलब रंग के हिसाब से, उनके जन्म स्थान के हिसाब से, एक तरीके से जात पात का भेदभाव करके उस पर नियुक्त करते थे, चयन करते थे लोगों की। लेकिन इस एक्ट के तहत कहा गया कि अब किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके रंग के हिसाब से, उसके जन्म स्थान के हिसाब से, उसकी जात के हिसाब से ये अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि तुम इस पद के लिए योग्य नहीं हो। उसकी योग्यता के अनुसार मतलब नियुक्त की जाएगी सरकारी पद पर। कंपनी के अधीन जो सरकारी पद थे, वो चाहे भारतीय हो चाहे वो ब्रिटिश का हो, मतलब अब उसके जात पात, उसके रंग, उसके भेदभाव के तरीके से अयोग्य उसको नहीं ठहराया जाएगा। तो जो ये हमारा 7वां पॉइंट ये है कि किसी के, हम शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में, कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको उसकी योग्यता के अनुसार से जॉब मिलेगा, मतलब जॉब क्या
नौकरी मिलेगी योग्यता के अनुसार से। जो जिस अगर कोई काला है लेकिन वो उसका माइंड अच्छा है तो उसको अच्छा जॉब मिलेगा, उसको अच्छे पद पे नियुक्ति होगी। ठीक है, तो ये हमारा 8 पॉइंट हो गया। अब हम 9वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ओके, मैं 10-11 पॉइंट तो उसे तैयार करके लाई थी 15 पॉइंट तक, उसमें जो भूल जाऊँ तो वो मेरी अलग की बात है। जितना वैसे याद मैं सारा कुछ बता दे रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद गूगल पे जाके जरूर सर्च करिए, वेबसाइट पे जाके, और 2-3 वेबसाइट पे जहाँ विजिट करके पढ़ लिए तो आपको एकदम पूरा ऐसे आनंद आ जाएगा कि वाह अब मैं इस साइट के बारे में बहुत परफेक्टली जान गया हूँ, और अब इससे अगर क्वेश्चन कहीं आ जाएगा तो मेरा एकदम सही टिक होगा, मैं गलत नहीं टिक कर सकता। तो आपको भी एकदम जब हम कोई चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छे से आ जाता है तो हम नहीं हंसते हैं, अंदर से सोल जो हमारी होती है वो हंसती है, बहुत खुश रहते हैं ना, ऐसी फीलिंग आती है। आप कभी फील करके देखिए। तो कितने पॉइंट्स हम पढ़े थे? 8 पॉइंट्स पढ़े थे। 9 पॉइंट पढ़ेंगे हम। 9 पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इस एक्ट के तहत सती प्रथा का जो अंत नहीं किया गया, सती प्रथा का विरोध किया गया। पहली बार इस एक्ट के तहत 1833 के तहत सती प्रथा को विधि के विरोध कहा गया कि जो ये एक्ट है, सॉरी सती प्रथा नहीं, दास प्रथा, मैंने गलत बोल दिया, दास प्रथा, दास प्रथा का अंत किया गया इस एक्ट में, विरोध किया गया। इसको पहली बार कहा गया कि जो ये दास प्रथा है वो विधि के विरोध है। दास प्रथा में क्या होता था कि जैसे किसी का बाप गुलाम है तो उसका बेटा भी गुलामी करेगा, बेटे का बेटा भी, ऐसे पीढ़ी चलती चली जाती। जो बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे छोटे स्त्रियां होती थी, बच्चियां होती थी, महिलाएं थी, उनको बेच दिया जाता था काम करने के लिए कि आप वहाँ जाइए, वहाँ इस राजा के पास काम करिए, वो उस कंपनी में काम करिए। एक तरीके से उनका व्यापार होता था, बच्चों का व्यापार होता था। तो इसी को इसके तहत, इस एक्ट के तहत विरोध, विधि के विरोध कहा गया। तो इस एक्ट के तहत दास प्रथा को विधि के विरोध घोषित किया गया। विधि के विरोध में कानून के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध घोषित किया गया। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन आप कैसे आएगा आप एक बार सोचो। जब आप कोई पॉइंट पढ़ा करो तो एक बार दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है। अरे कोई ना कोई जरूरी आप जिस लाइन से पढ़ रहे हैं आप उसी लाइन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए, ऐसे तो होता नहीं। आप उसको जितनी तरीके से घुमा सकते हैं उसको घुमाओ, इतना घुमाओ कि क्वेश्चन भी कौन घुमा रहा है मुझे। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पहली बार किस एक्ट के तहत दास प्रथा का विरोध किया गया? पहली बार। अभी इसका विरोध किया गया था, इस एक्ट के तहत अंत नहीं किया गया था, विरोध किया गया था, सिर्फ ओनली विरोध किया गया था। तो 1833 के तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इस एक्ट का विरोध किया गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 पॉइंट। 10वां पॉइंट हमारा क्या है? 10वां पॉइंट ये हमारा ये है कि जो इस एक्ट के पहले अगर जैसे कोई रूल बनता था तो उसको कहा जाता था नियम कहा जाता था या एक्ट कहा जाता था। लेकिन जो इसके बाद जब कोई रूल बनता था तो उसको एक तरीके से अधिनियम कहा जाने लगा। अधिनियम की ये अधिनियम है, ये नियम है। और जिसके पहले जो रूल बनता था उसको एक्ट कहा जाता था एक तरीके से। मैं इसमें कुछ कंफर्म नहीं हूँ, हम इस एक्ट को कट कर दें, इस पॉइंट को कट कर देते हैं, दूसरा बताते हैं। ओके, अब जब हम अच्छे से जानेंगे तभी बताएंगे, उसके बाद थोड़ी बताएंगे। 10वां पॉइंट जो हमारा है वो है कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, अभी हमने इससे पहले जो एक्ट पढ़ा था 1813 का एक्ट पढ़ा था, उसमें क्या था कि 1813 में जब वो हमने क्या पढ़ा, महाद्वीपीय व्यवस्था पढ़ी थी नेपोलियन बोनापार्ट की। तो जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे वो भारत आने के लिए, एक अधिकार को समाप्त करने के लिए मांग कर रहे थे, तो उनको छूट मिल गई थी। लेकिन उनको एक शर्त दिया गया था कि आपके पास नहीं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों में से किसी एक का लाइसेंस होना चाहिए, तब आप भारत में जाके बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं, बाकी जमीन उमीन को खरीद सकते हैं। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि अब उनको छूट दे दी गई कि आपको किसी तरह की लाइसेंस, किसी तरह के आज्ञा पत्र की जरूरत नहीं है, आप भारत में जाके रह सकते हो, वहाँ की ज़मीन को खरीद सकते हो, वहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो अंग्रेज लोग को ये छूट दे दी गई। अब आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से जरा से मोड़ के क्वेश्चन करिए, खुद से क्वेश्चन करिए। अभी मैं इसको लिख रही हूँ कि इस एक्ट के तहत जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों को छूट दे दी गई, छूट दे दी गई, बिना लाइसेंस को भारत में रह सकते हैं, बिना लाइसेंस के भारत में रह सकते हैं। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी सी पुअर है, रह सकते हैं, देखो सकते नहीं लिख जा रहा है मुझसे। ये हमारा 10 पॉइंट हो गया। राइटिंग मेरी थोड़ी सी पुअर है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। अभी स्टार्टिंग इसलिए मेरा हाथ सेट नहीं है बोर्ड पे, लिखते तो थे नहीं कभी।
तो ये हमारा 10 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अभी इसमें मेरे हिसाब से अगर आप गूगल पे वेबसाइट जाके विजिट करेंगे तो 3-4 पॉइंट अभी आपको और मिलेगा पढ़ने को, जो मेरे हिसाब से थोड़ा मैंने उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा, लेकिन इंपॉर्टेंट सब चीज़ होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको एक बार जरूर जाके पढ़ लीजिए, बस आपका पूरा कवर हो जाएगा इस एक्ट में, फिर आपको कुछ छूटेगा नहीं, पूरा कवर हो जाएगा आई श्योर। ठीक है, तो ये हमारा 10 पॉइंट हो गया है। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से पढ़े होंगे, दिमाग लगे तो पक्का समझ में आ गया होगा, इतना बोरिंग भी नहीं पढ़ाते हम। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, अभी सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए आप, ठीक है, अच्छा लगे तो ओके। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो अपना फिर नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। अब हम ईडीएन से पढ़ा रहे हैं साथ में, अब हम सोच रहे हैं कुछ नया पढ़ाएं एग्जाम, क्योंकि एग्जाम सारे जैसे लॉकडाउन खत्म होगा एग्जाम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, तो हम कुछ और जैसे जीएस में कुछ अब हम अलग पढ़ेंगे, दूसरा नया पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो कीप सपोर्टिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।